सो हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्टार्ट करते हैं आज के सवाल। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक बात मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। आज सुबह 10 बजे मेरी अन अकेडमी पर एक क्लास है, मतलब ये मेरी पहली क्लास है उस प्लेटफॉर्म पे, अन अकेडमी पे। और ये क्लास होगी जो कैट का सेक्शन होता है वहां पे, उसमें क्वांट की क्लास है, एडवांस मैथमेटिक्स के अंडर। ठीक है, जिसमें कि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डिक्शनरी वाली क्लासेस, डिक्शनरी का टॉपिक जो होता है ना, वर्ड रैंक एंड डिक्शनरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ परम्यूटेशंस, वो मैं वहां कवर करवाऊंगा। ठीक है, पहली क्लास है। तो अगर आप में से कोई अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर है तो फिर क्लास देखिएगा, आपको मिल जाएगा। कैट में स्पेशल क्लासेस सेक्शन में सुबह 10 बजे, 10 AM टुडे, सुबह 10 बजे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, तो अगर है तो क्लास देखिएगा, और क्लास देखते हैं तो फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको। ठीक। दूसरी बात, क्या उस क्लास से, वैसे तो आज पहली क्लास है वहां पे, तो देखिए वो कहानी कैसे वहां पे बनती है। बाकी उससे क्या चैनल पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल कंटेंट वैसे आता रहेगा, चीजें और एक्चुअली बढ़ाने का सोच रहा हूं मैं। रेगुलरिटी, कुछ जो बीच बीच में ब्रेक्स आ रहे थे उनको हटा के एक बिल्कुल रेगुलर एंगल पे जाने का सोच रहा हूं, जिसको ब्रीफ करने के लिए बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, विद इन अ डे और टू, कि किस तरह से मैं कुछ सेक्शंस को रेगुलराइज करना चाह रहा हूं कि ब्रेक्स ना आए बीच में। कॉन्ट भी, एलआरडीआई, वर्बल और जीके वाला पार्ट जो हम करते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी इस चैनल पे वीडियो लाऊंगा, तो चैनल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे उसी तरह से और बेटर कंटेंट बिल्कुल आता रहेगा। ठीक है, इट इज अ कंप्लीटली ओपन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब अपना ये चलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 20 जून के टॉप 10 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन मिले आज, आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिएगा। विच स्टेट हैज मेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कंपलसरी फॉर ऑल कोविड 19 पेशेंट? देखिए, क्वारंटाइन दो होते हैं, एक तो होम क्वारंटाइन या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। तो आंसर देख लो पहले, दिल्ली ने रूल निकाला है। एक्चुअली दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, इसके चेयरपर्सन होते हैं वहां के एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो अभी अनिल बैजल जी हैं। ठीक है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि जो भी कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, अब उन्हें कम से कम 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर सिम्टम और मेडिकेशन मांगते हैं तो स्टे बढ़ाया जाएगा, वरना होम क्वारंटीन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला कि दिल्ली में जितने भी एक्टिव केसेस है उसमें से लगभग 77.8% अभी होम क्वारंटीन में, जो उनको लगता है सही नहीं है, तो कम से कम 5 दिन रखा जाएगा। ये बात बोली गई है। आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि ऐसा करने से लोग शायद अवॉइड करें टेस्टिंग, ऐसा उनका कहना है। बट खैर, एज द चेयरपर्सन ऑफ डीडीए में एलजी साहब ने डिसाइड किया है ये। ठीक है, तो ये रूल बनाया गया है कि कम से कम 5 दिन रहना पड़ेगा। अब किस तरह से चीज आगे बढ़ती है देखना पड़ेगा उसको। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, एक इंपॉर्टेंट सवाल। चाइना हैज अनाउंस्ड टेरिफ एग्जेम्पशन फॉर 97% ऑफ द एक्सपोर्ट फ्रॉम विच साउथ एशियन कंट्री? एंड द आंसर इज बांग्लादेश। वहां से 97% एक्सपोर्ट अब टेरिफ एग्जेम्पशन में आएगा। बहुत मेजर स्टेप है। बांग्लादेश ने स्टेप को काफी अप्रिशिएट किया है कि दिस शोज द सक्सेस ऑफ ढाका बीजिंग रिलेशनशिप। खैर, इसमें मेनली दो चीजें आएंगी, फिशरीज और लेदर। ठीक है, तो साउथ एशिया में चाइना अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है, एंड वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट दिस। तो इंपॉर्टेंट खबर थी तो मैं अपने ले आया। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। एक स्कीम की हमने बात करी थी, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होगी? एंड द आंसर इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये स्कीम क्या थी? अ, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स, अब लॉकडाउन के साथ सब कुछ बंद हो गया था, अब रीस्टार्ट करेंगे चीजें। 10,000 रुपीज का रनिंग कैपिटल या लोन ले सकते हैं, जिसको वो एक साल में वापस कर सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू। 10,000 की लिमिट रहेगी, वर्किंग कैपिटल यहां पे ले सकते हैं। और सिड भी इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक और वैक्सीन या ड्रग का नाम यहां पे देख सकते हैं आप, कंपनी का नाम पूछा है मैंने। सो विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज गॉट द परमिशन फ्रॉम द इंडियन ड्रग रेगुलेटर टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ओरल एंटीवायरल ड्रग फाविपीरावीर? इसका नाम भी काफी आता है, फाविपीरावीर। ये ओरल एंटीवायरल ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट कोविड 19 पेशेंट्स इन द कंट्री। ठीक है, दिस इज नॉट द ऑफिशियल ड्रग, बट इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको कंपनी का नाम बताना है, बहुत फेमस कंपनी है, ग्लेनमार्क। तो फाविपीरावीर जो एंटीवायरल ड्रग है, जिसको कोविड 19 के लिए माइल्ड और मॉडरेट केस में इस्तेमाल करा जाता है, वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स बनाती है। पूछ सकते हैं, तो मैंने बता दिया। हर दिन काफी दिनों में इस ड्रग का नाम आता रहता है, तो सब ठीक है। चलिए, आप जानते हैं कल इंडिया इलेक्ट हो गई एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उसी के ऊपर सवाल है। सो विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड मैक्सिमम टाइम्स फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएस?
ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका इलेक्शन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लोग करते हैं, जो हमने कल वोटिंग की बात करी थी, मैक्सिमम बार कौन सी कंट्री इलेक्ट हुई है? एंड द आंसर इज जापान, 11 बार, 11 टाइम्स। इंडिया का अभी वाला इलेक्शन काउंट करके 8 टाइम्स होता है, पाकिस्तान का 7 है, इस तरह से। ठीक है, हाईएस्ट जापान है, 11 बार इलेक्ट हो चुके हैं एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। टेन्योर 2 साल का होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। हु हैज रिटन द बुक द फैमिली एंड द नेशन? वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द आंसर इज, आंसर देखिएगा, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अलॉन्ग विद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अलॉन्ग विद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब ध्यान दीजिएगा, कल महाप्रज्ञ जी आचार्य जी जो है, उनकी सेंटेनरी बर्थ सेलिब्रेशन थे, मतलब बर्थ के 100 साल पूरे हो गए थे, और कई लोगों ने उनको ट्रिब्यूट दिया। इवन नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी ने उनको ट्रिब्यूट दिया। प्राइम मिनिस्टर भी बहुत बड़े फॉलोअर थे इनके, एंड उन्होंने भी ट्रिब्यूट दिया। और उन्होंने काफी बातें करी, द ग्रेट सर्विस विच आचार्य जी हैज डन फॉर द सोसाइटी एंड द मैनकाइंड एंड ह्यूमैनिटी, उन सब के यहाँ पे बात करी गई। ही इज अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। खैर, इस पूरे डिस्कशन में मोदी जी ने इनकी किताब का भी जिक्र किया, जिसका नाम है द फैमिली एंड द नेशन। ठीक, विच इज रिटन बाय हिम अलॉन्ग विद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस किताब की इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए काफी बढ़ जाती है। ठीक है, और एक फोटो भी कल, पहले आप आचार्य जी का फोटो देख लीजिए, ये रहा फोटो। एक और फोटो कल मैं न्यूज में देख रहा था, जिसमें मोदी जी, कलाम जी और आचार्य जी साथ में बैठे हुए हैं। वो फोटो मुझे इंटरनेट पर नहीं मिल पाया, पर वो फोटो भी काफी कॉमन है, मतलब कल न्यूज में मैंने काफी देखा। खैर, समझ गए इतनी बातें, खासकर फैक्चुअली इस बुक का नाम काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर, प्राइमरीली एक्सकवेशन, जो आर्कियोलॉजी वाली फील्ड है वहां से। सो एक साइट है कोदू मनाल, कोदू मनाल साइट, यहां पे एक्सकवेशन चल रहे हैं। आपको ये बताना है, एक्चुअली ये एक्सकवेशन जो है, इट हैज थ्रोन लाइट ऑन दी बरियल रिचुअल्स, किस तरह से डेड बॉडीज को बरी करा जाता है, बरियल रिचुअल्स ड्यूरिंग मेगालिथिक कल्चर। वेयर इज कोदू मनाल लोकेटेड? आपको ये बताना है, आंसर देख लो, फिर इस एक्सकवेशन के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं मैं आपको। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जो इरोड डिस्ट्रिक्ट है, इरोड डिस्ट्रिक्ट, उसमें है ये। और नोयल रिवर, नोयल रिवर पता है क्या है? कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। नोयल रिवर के पास में है कोदूमनाल, नोयल। ठीक है, नाम ध्यान रखना। अब देखिएगा, मेगालिथ्स क्या होते हैं? प्री हिस्टोरिक स्टोन स्ट्रक्चर्स, एक स्टोन का या फिर मल्टीपल स्टोन का। विकीपीडिया से एक फोटो लाया मैं आपके लिए, मेगालिथ किस तरह के होते हैं। ठीक है, साउथ एशिया में लगभग 5000 बीसी के आसपास ये फेज था, और पूरे साउथ एशिया में जनरली बोलते हैं 3000 बीसी, पर साउथ इंडिया में, मतलब अगर मैं पूरे साउथ एशिया की बात करूं, तो 3000 बीसी के आसपास मेगालिथिक वाला फेज था। साउथ इंडिया में अराउंड 5000 बीसी के आसपास का फेज था। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक्सकवेशन का फोटो आप ये देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर से फोटो लाया। अब यहां पे जो बरियल्स होते हैं, उसमें नॉर्मली 3 से 4 पॉट्स निकलते हैं जिसमें ग्रेन्स वगैरह रखे जाते हैं, पर कुछ एक्सकवेशन यहां पे हुए जहां पे 9 से 10 पॉट्स निकले हैं। अब इन पॉट्स में ग्रेन रखने का रीजन ये होता है कि लोग मानते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है। ठीक है, पोस्ट डेथ भी एक लाइफ होती है, इसलिए उस इंसान की जरूरत के सामान बरियल में साथ में रखे जाते हैं। ये चीज दिखती है इन बरियल से, और इस एक्सकवेशन से ये भी दिखा कि ये जो बरियल निकला है, ये शायद किसी कम्युनिटी या फिर उस विलेज के हेड का था। ठीक, तो पॉट्स का नंबर पहली बार 9 से 10 के आसपास है, वरना 3 से 4 के बीच में, जिसमें ग्रेन्स वगैरह रखे होते हैं। तो नंबर में इंक्रीज इस बरियल में देखा गया, ये एक नई बात थी। एंड एक बात और, पिछले एक्सकवेशन जो कोदू मनाल में हुए हैं, उससे यह भी दिखा है कि ये साइट फिफ्थ से फर्स्ट सेंचुरी बीसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेंटर रह चुका है। यह जानकारी इस बरियल से मिलता है। बाकी और जानकारी जैसी मिलेगी, कोई खबर आती तो हम शेयर करते रहेंगे, पर यह बेसिक जानकारी एग्जाम में आ सकती है, ध्यान रखिएगा। लोकेशन देख लो मैप में, ये रही लोकेशन, एरोड डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ये चीजें हैं, हमको देखते रहना चाहिए। चलिए एक और सवाल, वेयर इज ARIES लोकेटेड? फुल फॉर्म देख लो, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। आंसर है नैनीताल में। ठीक है, इट इज अ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक्चुअली 21 जून को सोलर एक्लिप्स होने वाला है, और नॉर्थ इंडिया में कुछ पार्ट्स में दिखेगा लगभग सुबह 10:25 AM के आसपास। ठीक है, ऐसी बाकी और डिटेल आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो इसी के बारे में, सोलर एक्लिप्स के ऊपर एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया था एरीज इंस्टीट्यूट ने। वहां के जो डायरेक्टर है दीपांकर बनर्जी, उन्होंने, जो आप उनके वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो 21 जून को सोलर एक्लिप्स की बात चल रही है।
सुबह 10:25 मतलब 10:25 AM का टाइम है। नॉर्थ इंडिया में कुछ प्लेस में दिखेगा, एग्जैक्ट मोडालिटीज चेक कर लेना। बट हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है कि एरीज इंस्टीट्यूट है कहां पे। नैनीताल इज द आंसर। ठीक है। 9 क्वेश्चन देखिएगा, एक नया पोर्टल लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखो फिर आंसर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है ये। विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो इनके जितने भी रिसर्च प्रोग्राम चलते हैं, उसमें जितने भी डिजिटल या ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं, उसके लिए पोर्टल लॉन्च करा गया। नाम देख लो, सत्यभामा। फुल फॉर्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसेस। बेहतरीन एक्रोनिम है वैसे, सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। एक्रोनिम याद रहना चाहिए। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट और रिसर्च प्रपोजल जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट और साइंटिस्ट जमा करते हैं, सबमिट करते हैं, वो पहले फिजिकली या मैनुअली होता था। अब यहां पे इस पोर्टल में उनको सबमिट करा जा सकता है। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइंड कई इंस्टीट्यूशंस को, कई प्रोजेक्ट्स को फंड देता है। उसका भी असेसमेंट या फिर यहां पे पूरा एक उस पर नजर रखी जा सकती है। तो जितना भी फंड अलोकेशन, उसको एक असेस करना, उसकी एफिशिएंसी देखना, वो सही तरीके से यूज हो रहा है नहीं हो रहा, ये पूरा फंड असेसमेंट भी इस पोर्टल से हो सकता है। ठीक, तो फंड असेसमेंट हो गया, प्रोजेक्ट सबमिशन, बहुत सारे काम इससे हो सकते हैं। ठीक है। और प्रहलाद जोशी जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऊपर, उनको कोल्स और माइन मिनिस्ट्री का भी चार्ज दिया गया, उन्होंने ये लॉन्च करा था। ये लॉन्चिंग का पहले, दिस इज मिस्टर प्रहलाद जोशी। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी, कोल्स और माइंस इन मिनिस्ट्रीज के भी। ठीक है। और ये आप पीआईबी से फोटो देख सकते हैं, जो लॉन्च का पूरा फंक्शन था। तो ये पीआईबी से ऑफिशियल इस का फोटो में लाया है। ठीक है। तो प्रहलाद जोशी जी इज द मिनिस्टर जिन्होंने लॉन्च किया। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का, कॉटन किस क्रॉप कैटेगरी में आता है, खरीफ या रबी बताइए। ये कैटेगरी कई बार मैंने यूपीएससी में भी देखा है कई बार कि वो राइस या वीट का नहीं पूछेगा, पर उसके बाद ये पूछ सकता है, बताइए कॉटन किस में आता है। कॉमन एग्जांपल है वैसे खरीफ। ठीक है। तो इट्स अ मॉनसून क्रॉप, मतलब वही मॉनसून की पहली रेन के आसपास से ग्रो करते हैं, आप कह लीजिए जून के आसपास, और मॉनसून खत्म होने के बाद इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए अक्टूबर नवंबर के आसपास। ठीक है। सो जो इसे सो करते हैं जून के आसपास, जब मानसून शुरू होने वाला होता है, और मानसून खत्म होते हैं इसको निकाल देते हैं, अक्टूबर नवंबर आप कह सकते हैं। ठीक है, जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है। तो ये खरीफ क्रॉप है। बाकी एक्चुअली खरीफ क्रॉप की सोइंग पूरी हो चुकी है, उसका डेटा आ चुका है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में काफी क्रॉप्स की सोइंग बढ़ी है, जैसे कॉटन की बढ़ी है, ऑयल सीड्स की काफी बढ़ी है। पिछले साल कॉटन की सोइंग का एरिया था 18.18 लाख हेक्टेयर्स, इस साल बढ़ के 28.77 लाख हेक्टेयर्स हुआ है। ऐसे ऑयल सीड्स वगैरह में भी काफी बड़ा है। पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट में आप पूरा डेटा चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 सवाल। ठीक है। आई होप कंटेंट यूजफुल लगा होगा आपको। अगर लगा है तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।